शुरू करें। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग सर। आज की क्लास में हमारा कौन सा लेक्चर है? आज सातवां, 7th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं डाल्टन का परमाणुवाद। ये 9th या 10th में पढ़े हो आप लोग, याद आ रहा है? तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है, बिल्कुल थ्योरी है, ठीक। तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ बातों को ध्यान रखना है। एग्जाम में अगर प्रश्न आता है कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, तो आपके लिए बड़ा आसान चैप्टर है, यानी आज से आसान आज तक नहीं हुआ, ठीक। तो चलिए देखते हैं। कल की क्लास समझ में आई पूरी? मैंने कुछ होमवर्क भी दिया था, ठीक है। देखते हैं, आज टाइम बच जाता तो उसी तरफ जाएंगे हम लोग सॉल्व करने में। तो डाल्टन का परमाणुवाद है क्या? तो कुछ बातों की तरफ चलते हैं कि कुछ ऐसा समझें, द्रव्य यानी पदार्थ, मैटर। प्रकृति किसी न किसी पदार्थ से बना है, हाँ, हर चीज पदार्थ से बना हुआ है। और आप ये तो सोचो, छोटी सी बात है कि चलिए ठीक है, बेजान सी चीजें, तत्व वगैरह था, है ना, पहले तत्व हुए, परमाणु, मतलब समान परमाणु को कहते, क्या कहते हैं, समान परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। यानी परमाणु, तत्व में क्या होता है, एलिमेंट्स में क्या होता है, एक ही टाइप के परमाणु होते हैं। जैसे सोडियम है तो सारे सोडियम एक जैसे होंगे सोडियम परमाणु में, है ना। ऑक्सीजन बोले तो सारे ऑक्सीजन एक जैसे होंगे। तो इन्हीं चीज़ों से बना था, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन से सारी चीज़ें बनी हुई थी। इतने सारे एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स हमने पीरियोडिक टेबल में देखा। परमाणु क्रमांक 92 यानी कि यूरेनियम। यूरेनियम के बाद जितने भी तत्व आते हैं उसको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स कहते हैं। ये ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स जो होते हैं ना, वो प्रकृति में एक्चुअली हमने देखा नहीं कहीं पे पाया हुआ। ये इसको कृत्रिम रूप से प्राप्त किया गया है। रेडियो क्या बोलते हैं, या तो नाभिकीय संलयन से या नाभिकीय विखंडन से, यानी नाभिकीय प्रोसेस से इसको प्राप्त किया गया है। एक्चुअली हमने प्रकृति से कहीं से नहीं देखा कि यहाँ पे ये वाले एलिमेंट्स हैं। ये सभी चीज़ें लैब में तैयार किया गया है, यानी लैब में तैयार करने के बाद ये अगर है तो कहीं ना कहीं तो होगा, ये हम मानते हैं। चलिए ठीक है, 118 तत्व है हमारे पास। सवाल यहां पर आता है कि ये तो आज की कहानी है, जिस जगह पे हम हैं आज हैं, तो हम सोचते हैं ना मोबाइल होगा, टीवी होगा, रेडियो होगा, ये होगा, वो होगा, दुनिया भर की कार्स वार्स, दुनिया भर की चीज सोचते हैं। एक चीज सोचिए, जहां पर इंसान बिल्कुल एक अजनबी सा एक जंगल है, जहाँ पे उन जानवरों ने कभी किसी चीज़ को देखा ही नहीं है, उनके लिए ये सोचना क्या आसान है? बिल्कुल आसान नहीं है। वो सोच भी नहीं पाते कि कोई ऐसी चीज़ भी होती है। वैसे उस ज़माने में हम लोग थे। तो सवाल ये होता है कि तब भी दिमाग चलता है, काम करता है। इंसान की सबसे बड़ी बातें हैं कि वो सोचते रहता है, अगर ऐसा है तो वैसा क्यों नहीं, वैसा हो गया तो फिर कैसा हो जाएगा। या फिर जब उसको लगता है कि उसको करके देखें, तो कुछ लोग गड़बड़ भी कर जाते हैं, कुछ लोग मर भी जाते हैं कि इस काम को करते करते। अब उस किसी वैज्ञानिक की बात नहीं करूँ, आम आदमी ही है। आदमी सोचता है ये 2 पहाड़ यार लटके हुए हैं यार, मैं वहाँ पे जाके सेल्फी खिंचाऊँ, तो कुछ भी सोचोगे ना, दिमाग तो है। कहीं पे अगर नदी में गए तो आप सोचोगे कि मैं तैर के देखूँ, अब फोटो खींचना। तो आज के डेट में क्या है, एक आकर्षण क्या है, फोटो खींचना, है ना। तो वैसे ही हर चीज़ का हर टाइम पे कोई ना कोई आकर्षण इंसानों में आता ही रहता है। तो इंसानों ने देखा कि हर इतनी सारी चीज़ें दिख रही हैं, ये किससे बना हुआ है? तो इनको कहेंगे हम पदार्थ कहते हैं। यानी कि ऐसा कोई चीज़ जिसमें जो स्थान घेरता हो, जिसका कोई द्रव्यमान हो, और जिनको हम एहसास कर सकें, फील कर सकें, उन चीज़ों को हम पदार्थ कहते हैं। सीधी सी बात है। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ और ऊर्जा में सिर्फ एक ही अंतर है कि पदार्थ जो है स्थान नहीं घेरता, ऊर्जा स्थान नहीं घेरता, पदार्थ स्थान घेरता है। ऊर्जा में द्रव्यमान नहीं होती है, पदार्थ में होती है। प्रकृति 2 ही चीजों से बना हुआ है, ऊर्जा और पदार्थ। समझ रहे हैं? प्रकृति 2 चीजों से बना हो गया, ऊर्जा और पदार्थ से बना हुआ है। अब देखिए, ऊर्जा और पदार्थ, इन दोनों के बीच में संबंध भी आइंस्टाइन ने एक जमाने में दे भी दिया था, E = mc²। यानी यहां पर इसमें ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच में संबंध है। इसका सीधा सा मतलब है ऊर्जा को द्रव्यमान में और द्रव्यमान को ऊर्जा में भी परिवर्तित किया जा सकता है। इसके लिए कई प्रयोग हुए, कई जगह आप पढ़ते भी होंगे, सुनते होंगे कि घड़ी जो है, अब पहले चाबी वाली घड़ी आती थी ना, तो चाबी वाली घड़ी है, जब उसमें चाबी नहीं भरी है तो उसका वेट कम होता है,
जब भर देते हैं तो वेट ज़्यादा हो जाता है, ये भी लोग बोलते हैं, लेकिन वो माइनर है, एकदम माइनर, बहुत कम वेट में परिवर्तन आएगा। ऐसे कई प्रयोग हुए। तो ये तो प्रयोगों की बात हुई, लेकिन उस समय हम क्या सोच रहे हैं ये पदार्थ के बारे में, बचपने में क्या सोचते थे? जैसे आपने एक चौक ले लिया हो, हाथ में है, कोई भी चीज़ हो आपके हाथ में, मन करता है इसको तोड़ दें, किया है मन। जब आपने तोड़ने का मन किया, हाँ ये टूट गया, 2 भाग में हो गया, फिर मन करता और तोड़ दें, फिर मन करता है और तोड़ दें, और तोड़ दें, और तोड़ दें, और तोड़ दें, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं, तोड़ते जा रहे हैं। यस, मतलब इसको हम ये ढूंढने की कोशिश करें कब तक टूट सकता है। यहीं पर एक सवाल उत्पन्न होता है कि ये टूट रहा है, इसका मतलब है कि वो कुछ छोटे छोटे भागों से बना होगा, जब तक टूटेगा तब तक। तो जब टूटना बंद हो जाए, इस स्थिति तक तोड़े, तो वो सबसे छोटा कोई कण ही होगा, जो आंखों से नहीं दिखाई दिया उसको कण कहते हैं, ठीक है नहीं? जो आंखों से दिखाई ना दे उसी को तो कहते हैं ना पार्टिकल्स। तो ये उनके पार्टिकल्स तक तोड़ दिया गया, तो उसको उस समय कण कह दिया गया। यानी कि दुनिया का हर चीज को और भी छोटे भागों में तोड़ा जा सकता है, कण को नहीं तोड़ सकते। जिस चीज को नहीं तोड़ा जा सका उसको हमने कण कहा, है ना, पार्टिकल्स कहा। तो ये लोगों के दिमाग में, तो ऐसे ही बच्चे के दिमाग में भी आ जाता है कि यार कुछ ना कुछ ऐसा छोटा, अब वो नाम अलग अलग दे सकता है बच्चा, कुछ और बोल सकता है, बू, ऐसा कुछ भी बोल सकता है ना, कोई भी नाम दे सकता है वो, है ना, तो वो नाम तो दे ही सकता है। तो इसी तरह से हर किसी के दिमाग में चलता है कि सोडियम तत्व है, कितने टुकड़ों में टूटेगा, हाइड्रोजन भी टूटेगा क्या, हर चीज, हर एक चीज के बारे में सोच रहे, छोटे छोटे कणों से बना होगा। तो ये एक सामान्य सी एक सोच है, लेकिन इस बात को आधार दिया, थोड़े से हम लोग ज्यादा अच्छे से सोचते हैं इस बात को, तो इस बात को अब हमारे धर्मशास्त्रों में और इन जगहों पर, हमारे ग्रंथों में कैसे आया और किन लोगों ने लाया, उसके बाद हम बात करेंगे कि वैज्ञानिक रूप से किसने इस बात को सामने रखा। तो चलिए, सबसे पहली बात हम सोचते हैं यहां पे कि ये यहां पे हम बात कर रहे थे कणिका प्रकृति, द्रव्य की कणिका प्रकृति के बारे में। द्रव्य जो होता है, कोई भी पदार्थ होता है, वो कण होते हैं। कणिका प्रकृति मतलब उसमें कण पाई जाती है, कणों से बना होता है। इसी बात को हम कहते हैं कि यहां पर देखिए, भारतीय धारणा के अनुसार किसने बताया था इस बात को? आचार्य कणाद ने परमाणु का नींव रखा। ये शब्द मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कण शब्द कणाद से है, ठीक है। कण शब्द कहां से है? कणाद से। उन्होंने कहा कि प्रकृति का हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना हुआ है। फिर बात आगे चलता है, ये कहां पे आया था? ये आया था उपनिषद से। उपनिषद में कहा गया था अनोर्नियान। अनोर्नियान मतलब यहां पर होता है ब्रह्म सूक्ष्म, यानी कि सबसे छोटा कण। हम लोग किसी भी शब्द में जैसे बोलते हैं ना, ये महान है, कुछ शब्द बोलते हैं, यहां पर बहुत छोटा हुआ तो और बहुत 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 छोटा बात बोलने का क्या तरीका हो, उसमें हम ब्रह्म कह देते हैं। तो इसी बात को हमने यहां लिखा है, ब्रह्म सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, यानी ऐसा कण जो तो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देगा, और जिस मशीन से हम देख सकें उसमें भी हम उसे नहीं देख पाएंगे, इतना छोटा होगा, क्योंकि उन्हीं से फिर बड़ी रचना का निर्माण होगा। आप जानते हो, जब पानी पीते हो तो ऐसा तो नहीं होता है कि एक बूंद को पीते होगा, कई बूंदों को पीते होगा, हर एक बूंद में कई अणुएं होंगी। अब कितनी होंगी, मैंने तो मोल के कॉन्सेप्ट समझाया है, तो आपको सब क्लियर हो जाती है कि एक मोल में कितने उनके परमाणु होंगे, अणु होंगे। पानी के एक मोल में कितने अणु होंगे? एवोगैड्रो संख्या के बराबर। बात हुई थी ना? तो एक मोल में, तो एक मोल कितना होगा? पानी का 18 ग्राम होगा, तो 18 ग्राम में इतना है, तो 1 ग्राम में कितना है? एक बूंद में कितना होगा? एक बूंद का वेट कितना है, उसमें कितने होंगे? सब निकाल सकते हो आप लोग, ठीक है। प्रश्न आता भी है, पानी के एक बूंद का द्रव्यमान 0.01 ग्राम है, तो बताइए इसमें कितने अणुएं होंगी? प्रश्न आता है एग्जाम में, तो बिल्कुल कुछ नहीं है। 0.01 ग्राम बटा क्या लिखोगे? हाँ, एवोगैड्रो, ये क्या द्रव्यमान हुआ? फिर क्या बोले? ये द्रव्यमान, द्रव्य बटा अणुभार, अणुभार 18, ठीक है, हो गया, तो मोल मिल गया। अब मोल गुणा एवोगैड्रो संख्या बराबर अणुओं की संख्या। क्लियर है ना एकदम? अगर लाइन से पढ़ रहे तो एकदम क्लियर है पूरी बातें। तो इतनी अणुएं होती, हमें पता भी चल गया आज की डेट में। मैंने पढ़ाने के तरीके में थोड़ा सा सुधार किया था कि कुछ चीज़ों को इधर, कुछ चीज़ों को उधर किया, तो वो चीज़ें आप जो भी पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पर हवा हवाई नहीं होने वाला, जो भी बात पढ़ेंगे आज, भले तो आप पढ़ के आ चुके एक ज़माने में,
लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ याद करने के चक्कर में पड़े हो। आज उसके लिए कुछ ना कुछ सोच सकते हो, वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं वैज्ञानिकों की तरह सोच सकते हो आप लोग। ठीक है, तो बात समझ में आई। तो यहां पर एक बात और कहा गया, तब यहीं पे बात करते हैं वैशेषिक, यानी कि एनालिटिकल साइंस होता है, एनालिसिस करते हैं उसमें, यानी कि परीक्षण करते हैं, पता लगाते हैं। इस साइंस में कहा गया है कि परमाणु अप्रत्यक्ष है, अर्थात दिखाई नहीं देता है। हमने भी ये कहा एक लाइन कि अगर मशीनों से भी देखें तो शायद दिखाई ही न दे। ठीक है, ये भी स्थितियां हैं। तो आंखों से दिखाई देगा ही नहीं, तो सबसे बड़ी बात है बहुत सारे इकट्ठे हो गए। जैसे होता है ना बेटा, इतना सारा घर में कहीं पे वो खाने की चीज रखी हुई है तो ढूंढ ढूंढ के परेशान, अगर इतना सारा रखा रहता तो डुबकी लगा लगा खा सकते थे, है नहीं? सोचो कितना मजा आता, पूरे चॉकलेट घर में भरा होता तो वाह वाह, है ना? और आइसक्रीम होता तो ओ उससे बड़ा वाह, ब्रह्म वाह, है ना? ये हो सकता था। तो ये चीजें देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो छोटी चीजें होती है वो भले कहीं गुम हो जाए, लेकिन वो तो उन्हीं से छोटी चीजों से बना हुआ है ना। थोड़ा थोड़ा सा ही तो बना है कि इतना सारा आइसक्रीम कि इकट्ठा वो बन गया इतना बड़ा, है ना? ऐसा कुछ नहीं होता है। तो चलिए, तो यहीं पे बात करते हैं। इसलिए आपने देखा है कि जैसे हम लोग सोचते हैं ना, हमारे शरीर में पूरा आंख कान नाक वाक पेट वेट पोटा वोटा सब रहता है ना? चिड़िया में रहता है। चिड़िया इतनी बड़ी रहती तो भी, इतनी बड़ी रहती, इतनी बड़ी छोटी छोटी चिड़िया भी आती हैं, पक्षियां। आप सुनोगे बहुत छोटी चिड़िया भी है दुनिया में। ठीक है, देखने पर ऐसा लगेगा बड़ी मक्खी है, उसके अंदर को झांकोगे ना सब कुछ रहेगा। अब वो खाना कितना सारे खाते होंगे, और खाने से वो कितना सारा वो लेता होगा। अब सोचो आप, अब हम जो ये सोच रहे हैं कि भाई इतना खाते तो कम से कम दिखता भी तो उसकी बॉडी में मर जा रहे हैं, लेकिन इतने में ही वो काम चलाने वाला है। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि वो जो पदार्थ जो खा रहे हैं ना, उसमें भी इतनी सारी अणुएं हैं कि उनको पोषण दे सकता है। समझ रहे हैं? तो यही है प्रकृति की जो विविधताएं हैं और कुदरत की विविधताएं हैं। तो ये बात क्लियर हो गई। हम यहीं पर बात कर रहे थे, इसीलिए कहा गया, यहां पर सुनिएगा। पाश्चात्य मतलब दूसरे बोल सकते हैं कि जिसको वेस्टर्न साइंस कहते हैं, बाहरी दुनिया जिसको पश्चिमी दुनिया कहते हैं जैसे, तो उन दुनिया में मतलब हमारे इंडिया से बाहर भी इस बारे में सोचा गया था। सिर्फ हमने नहीं सोचा था, इंडिया के बाहर ही सोचा गया था। लगभग साइंस तो वहीं से सोचा गया है, हम सिर्फ उनका उपयोग करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अब हम लोग भी सोचने लगे हैं। ठीक है, बोलने के लिए बहुत कुछ है पर बोला नहीं जाता है, ध्यान से सुनिएगा। फिर बात करते हैं, डाल्टन ने पदार्थ के छोटे छोटे अविभाज्य कण को एटम कहा था। एटम यानी परमाणु कहा था। तब यहां पर सारी बातें हुई कि डाल्टन ने इसके बारे में कहा। डाल्टन एक शिक्षक रहे हैं अपने टाइम पे, विज्ञान के टीचर रहे हैं, और उन्होंने एक बात कहा कि प्रकृति में जो भी पदार्थ होगा, जो भी हो, चाहे वो तत्व हो, यौगिक हो, या जो भी हो, जो सबसे छोटा कण होगा उसको, जिसके बाद और भी नहीं तोड़ा जा सकता है, तो उसे उन्होंने एटम कहा, अविभाज्य कहा, यानी कि परमाणु कहा। ठीक है, तो ये तो हुई, ये याद रखने की चीज नहीं, ये थोड़े मनोरंजन की चीज थे। ठीक है, पर एक बात तो याद हो गया आपको, ये कुछ चीजें, ये डेटा आपको याद रहना है। ठीक है, घर में बना लोगे, लिख लोगे, अभी लिखने की तो जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना? चलिए साहब, अब हम बात करते हैं यहां कि डाल्टन का परमाणुवाद क्या है। डाल्टन के परमाणुवाद को हम देखेंगे। इन्होंने दिया था डाल्टन का, हमने कल 1803 का शब्द लिखा था, याद है आपको? डाल्टन का आंशिक, कौन सा लिखा था? हाँ, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम। नहीं, क्या पढ़े थे हम लोग? गुणित अनुपात का नियम। यस, गुणित अनुपात का नियम बताता। अब ये 1808 में आपके बुक में जो भी लिखा हो देख लेना, 1803 के आसपास की खेल है इनका। तो उन्हीं नियमों को आधार मान के उन्होंने अपना नियम दिया था, उन्हीं प्रयोगों को आधार मान करके। इन्होंने क्या नियम दिया जरा समझेंगे थोड़ी सी बातों को। सबसे पहले जो जगह मैं अंडरलाइन करूंगा ना, उसको ध्यान देना। लंबे लंबे तो आप खुद ही लिख पाओगे, बस जिस जगह पे लगाऊंगा अंडरलाइन उस बात को ध्यान रखते जाना, वो उसका मेन पॉइंट है हर चीज का। इन्होंने कहा कि पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य, अविभाज्य मतलब वो उसे नहीं तोड़ा जा सकता और छोटे टुकड़ों में। ठीक है, अब बोलो सर मेरे पास तो कंचे होते हैं, कंचे को नहीं तोड़ा जा सकता, मैं तोड़ सकता हूं। बिल्कुल सर, वो तो गोली होती, गोली को तोड़ दो, गोली कहां बचेगा? जब बचे, हमारा क्या करना है, वो टूट जाएगा ना। तो वो ऐसा स्थिति आती है जहां से और भी वो छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जाता। यानी प्रकृति का सबसे छोटा कण इन्होंने कहा परमाणु है, और परमाणु
को नहीं तोड़ा जा सकता। अविभाज्य कण शब्द का मतलब होता है ये। तो ये अत्यंत सूक्ष्म अविभाज्य कणों से मिलकर बना होता है। इसको इन्होंने नाम दिया परमाणु या एटम। क्लियर है? बोलो। प्रत्येक पदार्थ बहुत ही सूक्ष्म कणों से बना हुआ है। एकदम क्लियर? याद हो गया? क्या याद रखना? सूक्ष्म कणों से बना हुआ, वह सूक्ष्म कण अविभाज्य है, यानी किसी और छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ा जा सकता। शब्दों को याद रखना, तो अपने आप अपनी लाइन अपना खुद बना लोगे। ऐसा नहीं कि पूरा रट्टा मार मार के सारे शब्दों को लिखोगे ना, तो लिख तो लोगे, मैं जानता हूं, लेकिन कितनी, ये भी तो जैसे एक पेन ड्राइव होता है, कितना भर डालोगे उसमें? तुम्हारा मोबाइल होता है, कितना भर डालोगे? भर ही डालोगे। रोज फोटो खींच रहे हो, एक दिन बोलता है मेमोरी भर गई है ना? तो मेमोरी को खाली करने के लिए बोलता है, फिर बोलता है कि नहीं बोलता है? वैसे दिमाग भी होता है, अगर भर ही लो सब कुछ को, इसकी जगह सब नहीं भरा जाता, यहां पे कुछ ज्ञान में भी भरा जाता है ना? तब वही फोटो जो है, फोटो के छोटे छोटे पॉइंट, जैसे एक जगह 5 फोटो लिया ऐसे 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 कर करके, उसी जगह 1 फोटो रखो तो जगह तो बचेगा ना। तो ऐसी कहानी है, बहुत ज्यादा अलग अलग सिचुएशन का फोटो ले सकते हो। चलिए साहब, बात कर रहे हैं यहां पे, तो अब दूसरी बात का एक क्लियर हो गया। ये अविनाशी, नाश, अविनाश, बिना नाश होने वाला, बिना नष्ट होने वाला, बिना टूटने वाला। ठीक है? टूट रहा है तो नाशी, नष्ट होगा, ये बोलेंगे ना। और वो कण जो है टूट नहीं रहा है तो अविनाशी बोल दिया। किसी का नाम है क्या अविनाश? आज के बाद बोलना तू टूटेगा ही रे पक्का एक न एक दिन। ठीक है? तो वो बोलता है मैं नहीं टूटूंगा, मेरे नाम में है अविनाश, तो तू नाश है ना? ऐसे बोलना, अविनाश नहीं है। ठीक है? क्लियर? दूसरा है, ध्यान से देखिएगा, आकार, आकृति तथा द्रव्यमान में किसी एक तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। एक तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं, उनके द्रव्यमान, उनके आकार, आकृति और द्रव्यमान, उसके आकार, उसकी आकृति और उसका द्रव्यमान समान होता है। एक तत्व के, जैसे सोडियम का है, सोडियम तत्व है, तो सोडियम तत्व में जितने भी परमाणु होंगे सोडियम परमाणु में, वो सारे एक जैसे होंगे, आइडेंटिकल होगा, मतलब एक जैसे दिखेंगे सब, है ना? तो सब कुछ होगा, द्रव्यमान भी समान होगा, आकार भी समान होगा, आकृति भी समान होगा। अब दूसरी बात होगी, दो भिन्न तत्वों के, यानी सोडियम और मैं कैल्शियम को ले लेता हूं, तो दो अलग अलग तत्वों के परमाणु द्रव्यमान, द्रव्यमान में तो परमाणु द्रव्यमान हुआ ना, द्रव्यमान, आकार, आकृति सब अलग अलग होंगे। तो यही बात है, आकार आकृति में अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे, समान नहीं होंगे, असमान होंगे। क्लियर? तो पहला तो समझ में आ गया, सबसे छोटा कण पदार्थ का, द्रव्य का सबसे छोटा कण परमाणु होता है, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता है, जिसे छोटे टुकड़ों में और नहीं तोड़ा जा सकता है, सबसे छोटा कण तो यही है। दूसरा कहा गया, एक ही तत्व के सारे परमाणु एक जैसे होंगे, समान होंगे। फिर दूसरा क्या, तीसरा क्या गया, अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होंगे। ठीक है? क्लियर? याद हो गया? याद हो जाता है पॉइंट्स। ये अविनाशी शब्द आ गया, है ना? दूसरा सूक्ष्मतम कण आ गया, अविनाशी हो गया। दूसरे में क्या आ गया, समान, एक तत्व के सारे परमाणु समान होते हैं। तो क्लियर हो गया? याद हो जाएगा? तो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं इसलिए कुछ कुछ पॉइंट्स को, उसी को ध्यान रखना, तो अपने आप हो जाएगा। फिर अपन बात करते हैं यहां पर, एक ही अथवा अलग अलग तत्वों के परमाणु आपस में, यहां पर आप ध्यान रखेंगे, परमाणु आपस में संयोग कर यौगिक बनाते हैं, जिनके सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। अब जैसे मान लेते हैं, मैंने कहा हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग तत्व मिलकर के ये बनाया, तो क्या हुआ, ये तो यौगिक है ना, पता है ना आपको। तो यौगिक का क्या हुआ, ये अणु हुआ, जबकि ये सब क्या है, परमाणु है। दूसरी बात, दो समान परमाणु में मिलकर के भी अणु बना सकते हैं। तो क्या बोला, यहीं पे तो बोला है, एक ही तत्व के परमाणु में आपस मिलकर के यौगिक भी बना सकते हैं, यहां पर अणु बना रहे हैं। ठीक है? यहां पर क्या बोल रहा है, दो अलग अणु बना रहे हैं। ठीक है? तो उस चीज को हम क्या बोलेंगे, अणु कहेंगे। यानी दो या दो से अधिक परमाणु आपस से संयोग करके जो भी चीज बनाती है, उस एक संयुक्त रूप को हम क्या कहेंगे, अणु कहेंगे। उसके सूक्ष्मतम कण को अणु कहेंगे। ठीक है? क्लियर हो गई ये बातें? अब बेटा आप 11, 9, 10 में पढ़े हो तो वो तो बिल्कुल शॉर्ट में पढ़े हो, अब थोड़ी सी उसको विस्तार तो देना ही पड़ेगा ना, बड़ी क्लास है तो। चलिए साहब, यहां पर कुछ बातों पर ध्यान दें। परमाणु आपस में एक सरल अनुपात में मिलते हैं, संयोग करते हैं।
कैसे संयोग करते हैं? सरल अनुपात में। वो अनुपात क्या हो सकता है? जैसे यहां पर देखो, एक हाइड्रोजन 1:1, सॉरी हाइड्रोजन और उसके अनुपात क्या है? 1:1 है। बोलो, यहां पर भी 1:1 है, 2 है ना। तीसरी ये जैसे अगर बात दूसरी चीज की बात करता हूं, चलिए NH3 बन रहा है मान लेते हैं, तो 1:3 है, ठीक है। अब बोलेंगे सर H2SO4 भी देखो, चलो S 1 है, मैं ऐसे लिखता हूं 2 1 4 है। एक तरह से देखा जाए सरल ही अनुपात है। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि कोई अनुपात जो है एकदम चेंज हो गया, यानी कि ऐसा तो नहीं हुआ ना 2:1.315:7, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ ना। तो यहां पर ये इस तरह के रूप नहीं आएगा, इन्होंने कहा एक सरल अनुपात में ही होते हैं। चलो क्लियर हुआ ये बातें। फिर बात करते हैं आपको ये वाली बात, दो अलग अलग तत्वों के परमाणु एकाधिक अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। एकाधिक मतलब होता है एक से अधिक अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल दिया गया, मतलब यहां पर जैसे सल्फर और ऑक्सीजन की बात हो रही है। सल्फर और ऑक्सीजन मिल करके जो कंपाउंड बनाएगा वो क्या बना रहा है? SO, कल बताया था आपको, याद है? SO2 SO3। तब इस जगह पर देख रहा हो 1:1 में है, 1:2 में है, 1:3 में है। ऐसा कर सकते हैं, लेकिन आपको ये भी बताया था, इससे डाल्टन नहीं ढूंढा था इस बात को। तो इन्होंने कहा कि एक तत्व का अनुपात तो स्थिर है, लेकिन दूसरा का अनुपात क्या हो सकता है? एक सरल अनुपात में होगा, जब भी ऐसा संयोग करता है। तो यही बात यहां पर बताई गई है। फिर अगली बात करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए कौन अभिक्रिया करता है? कोई ऐसा नहीं है कि सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया किया तो सोडियम ऑक्साइड बन गया, चलो ठीक है, पर यह नहीं सोचना कि ऐसे हुआ। वो तो हुआ कहां? परमाणु के लेवल पे काम हुआ है। समझ रहे हैं ना? किसके लेवल पे काम हुआ? परमाणु के लेवल। पदार्थ के लेवल पे नहीं काम हुआ है, परमाणु के लेवल पे काम हुआ है। यानी कि परमाणु ही आपस में संयुक्त होकर के नए पदार्थ का निर्माण कर रही है। तो वही बता रहा है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसका कारण कौन है? उनकी परमाणु है। ठीक है, तो परमाणु रासायनिक अभिक्रिया करने में मदद करती है, इसी के कारण रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि अभिक्रिया के लिए सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? परमाणु होती है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की सबसे छोटी इकाई परमाणु होते हैं। यानी कि हम जब भी रिएक्शन कराते हैं तो कैसे कराते हैं? यहां पर देखो ना, अब मैं यहां पे मैं लिख दिया हूं H2 + Cl2 gives HCl। HCl 2 ठो बना, ठीक है। तो हम यहां पर ऐसा नहीं कहेंगे H2 और Cl2 रिएक्शन किया। असल में रिएक्शन कौन किया है? ये H2 है, 2 भाग में, पहले टूटेगा, पहले टूटना होगा, अलग होना होगा। इसी तरह से क्लोरीन दोनों अलग अलग हुआ, फिर बाद में H और Cl एक दूसरे के नजदीक आया और HCl बना। ये 2 बार हुआ तो 2 बार बनेगा, अलग बात है, ठीक है। तो ये कहानी होती है, बिल्कुल वही कहानी है ना रे, समझो मेरी ये बात, भैया भाभी वाली कहानी बता दूं, छोटा समझ सकते हो, समझा दूं? चलो छोटा सा मजाक वाला कहानी। एक भैया एक भाभी हमारे गांव में कहीं पे रहते हैं, ठीक है। भैया मतलब भाभी मतलब एकदम सगे हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, रहते हैं, कोई है। जब भी उधर से आते हो, भैया कैसे हो, तो बोलता है अच्छा छोटू खाना खाया? हाँ। नाश्ता किया? हाँ। ए ले 10 रुपये ले, चखा ले। ऐसा प्यार करने वाला भैया भाभी, ठीक। कभी उधर से गए, अच्छा भाभी क्या चल रहा है? अच्छा चाय पियोगे बेटा? चाय पिला दिया, चलो ठीक, समझ में आई बातें। मतलब भैया भाभी अच्छे हैं। अब उन दोनों के बारे में जानते हो, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, साथ ही में रहते हैं। कोई तीसरा वरुण धवन आ गया आपके गांव में, ठीक। भैया भाभी के घर के सामने ही भाभी कपड़े सुखाने जाती, वो देख रहा है ना। बाहर निकला, नमस्ते भाभी कैसे हो, स्टाइल लगा दिया उसने शाहरुख वाला, हो गया। अब यहां पर गड़बड़ क्या है? वो जो वरुण धवन भी आया था ना, वो भी एक भाभी लेके आया था, ठीक। अब यहां पे क्या नहीं हो सकता? कोई रिएक्शन नहीं है जब तक किसी का दिन किसी के लिए फिसले नहीं। बात समझ में आ गया? अब वरुण धवन का दिमाग खराब है ना, मैं बता दूं, कहानी सुनो। तो वो क्या किया, अपने घर में झगड़ा करना शुरू कर दिया ताकि ये अलग हो जाए। यही है वरुण धवन।
झगड़ा किया, अपन सो छोड़ दिया, भाभी को अकेले रह रहा है, अब इसके तरफ उल्टा है, तब क्या करेगा, अब इसके घर में झगड़ा कराएगा, है ना, मतलब उसके आगे पीछे चाहे कैसे भी करके वो अपना टेक्निक तो अपनाएगा ना। तो समझ में आई बात है, कभी भी कोई रिएक्शन ऐसे नहीं हो सकता है H2 और Cl2 आया और रिएक्शन हो गया, ये वरुण धवन वाला फैमिली और वो भैया भाभी वाला फैमिली, कुछ नहीं होगा, आराम से जिंदगी जी सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक ज्यादा रिएक्टिव है, कौन, वरुण धवन, है ना, बहुत रिएक्टिव है। जैसा वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव हुआ, अब जानते हो बहुत चंचल इंसान है, जानते हो ना, अब ये मत सोचना ना मैसेज करता होगा, है ना, तो वो अलग बात है, वो फिल्मों की कहानी है। तो वो अपना अलग कर लिया, जब तक एक टूटेगा नहीं तब तक दूसरा नया बनेगा नहीं। जब ये अलग हो गया तब वरुण धवन सोचता है, या फिर इधर चलता है उसका लाइन मारने का काम। अब इसके घर को, फैमिली को तोड़ाने शुरू हो जाते, वो भी टूट गई, वो भी टूट गया, अब कोई परेशानी नहीं, अब रिएक्शन हो सकता है, वरुण धवन वो हमारी वाली भाभी, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि हमारा जो भैया था उसके वाले या किसी अदर के साथ हो सकता है, भाई जोड़ी तो बनाएगा ना। तो कहानी यहां पे ये नहीं है कि हम गलत वल्गर चीज बात कर रहे हैं, हम यहां पे कह रहे हैं कि रिएक्शन इसी लेवल पे होता है, सब लोचा यही लोग करते हैं और इंसान भुगतता है। दिमाग में जो चलता है केमिकल लोचा है ना, केमिकल रिएक्शन होता है, इसी के चक्कर में वरुण धवन बिगड़ गया था, यहां पे जो बोला रिएक्शन उसके लिए बिगड़ा था। तो कहानी वही है, समझ रहे हो। तो जो हम अपनी जिंदगी में खेल करते हैं ना बेटा, वही केमिकल करती है। आगे जाके जब रिएक्शन पढ़ेंगे तो बात समझ में आ जाएगी, समझ में आया। तो यही बात बोल रहा है कि दो अलग अलग, यहीं पर देखो रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, परमाणु भाग लेते हैं। यह अलग बात है कि मैंने इस तरह की बातें आपसे कहा, ठीक, बात समझ में आया। तो जब तक टूटेगा नहीं परमाणु के लेवल में तब तक नहीं होगा, यानी कि जब तक वो दोनों अलग अलग नहीं होंगे, जब तक तलाक नहीं होगा, अगर जुड़ा हुआ है तो तब तक कोई रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब समझ लो, आप आगे चलते हैं। किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक क्रिया में न तो परमाणु उत्पन्न किए जा सकते हैं और न ही नष्ट किए जा सकते हैं। ये तो आप रट्टा मार लिए, उस टाइम भी पढ़े थे इस चीज को। तो परमाणु को किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा या भौतिक अभिक्रियाओं के द्वारा कभी भी उसको न उत्पन्न किया जा सकेगा न नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये चीज तो हमें उसमें भी पढ़े थे, हमने कहां पे पढ़े थे, जब अभिक्रिया द्रव्य की अविनाशता के नियम में उन्होंने क्या कहा, परमाणु के लेवल पे बात नहीं किया था, उसने कहा पदार्थ के लेवल पे बात किया था कि रासायनिक अभिक्रिया से न तो पदार्थ उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल उनका रूपांतरण ही संभव है। किसमें, लेवुजियर के अविनाशता के नियम में हमने देखा था, याद है आपको। तो ये सारी जो हमने पढ़ा था रासायनिक संयोग का नियम, इन्होंने इस चीज को बनाने में मदद किया था, इस साइंस को। अब बोलो सर ये तो मैं भी सोच सकता हूं, मैं सोच सकती हूं। हाँ भाई सोच सकते हैं, इसलिए तो सोचवा रहे हैं क्या। प्रकृति में जो भी होता है वो हर इंसान वो कर सकता है, बस वो हमेशा याद रखना, इंसान का जो ग्रोथ है ना बेटा उसके दिमाग से है, ठीक है, और उनकी काम करने की क्षमता पे है। हर इंसान ग्रो कर सकता है, हर इंसान आगे बढ़ सकता है, वो दिमाग के खेल है। इसलिए दिमाग को बनाने के लिए ना सबसे बड़े खर्चे करता है आदमी। शरीर को बनाने के लिए जो भी खर्चा करेगा वो ठीक है, एक्सरसाइज ठीक है, लेकिन असल में दिमाग को बनाने का जो खर्चा होता है ना सबसे ज्यादा होता है। देख लो, आप पढ़ाई तो कर रहे हो, दिमाग के लिए मेरे पास भी आ रहे हो, इसके पास जा रहे हो, उसके पास जा रहे हो, सुबह सुबह क्यों उठना यार जबरदस्ती, तो कर तो रहे ना। तो बात क्लियर हुई बेटा, ये सब चीजें अब याद हो जाएगा, ये सब चीजें ये याद रखना है आपको, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल पॉइंट्स है, तो ये हो सकता है। तो ये हुआ हमारा। तो एक बार वापस एक बार देख लें, हमने क्या देखा था, पदार्थ का सबसे छोटा कण अविनाशी कण, सबसे पदार्थ को सबसे पदार्थ जो है अत्यंत सूक्ष्म कणों से बना होता है जो अविभाज्य होता है। क्लियर, मैं अपने लाइन में अपने शब्दों में बोल रहा हूं। दूसरा मैंने बोला है एक ही तत्व के सभी परमाणु एक समान होते हैं, दो अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की तुलना करें तो वो अलग होते हैं, है ना, यानी हर एक तत्व का अपना परमाणु होता है। फिर अगली बात करते हैं कि यहां पर है इस जगह पे कि परमाणु में आपस में संयोग कर अणु बनाते हैं। इनमें एक निश्चित अनुपात होता है, सरल अनुपात होता है, देखो शब्द को यहां लगाया, ठीक है। और उस छोटे कण को जो संयुक्त होकर के बना हुआ है, छोटा कण अणु जो बना है, यौगिक बना है, उस कण को हम बोलते हैं अणु यानी मॉलिक्यूल्स कहते हैं। फिर मैंने क्या कहा था यहां पे बोला था कि परमाणुएं जो होती हैं एक से अधिक अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं। ये क्या है, अभी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं परमाणुएं, ठीक है, परमाणुएं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हैं, ये शब्द है, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जैसा लिखा है वैसे ही आप छापें, आप
लिखते समय भी जैसे नोट्स बनाते हो ना, उस समय भी अपने भाषा भी यूज कर सकते हैं अपने तरफ से, ठीक है। चलिए साहब, और फिर लास्ट हमने क्या कहा था यहाँ पे कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तो हम परमाणु को उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया के समय यहां भी कहां हुआ, परमाणु कहां नष्ट हुआ? क्या वो वरुण धवन आया तो नई भाभी के साथ, तो क्या वो नष्ट हो गया? वरुण धवन नष्ट हुआ? वरुण धवन तो वही है, भाभी भी वही है, बस ये है कि अब दूसरी फैमिली बन गई है, ठीक है नहीं। चलिए कहानी समझ में आया? चलो साहब आगे यहां पर देखते हैं डाल्टन के परमाणुवाद यानी से रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन। रासायनिक संयोग के नियम का सत्यापन करते हैं। चलिए, हमने रासायनिक संयोग के नियम बहुत सारे पढ़े थे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं यहां पर द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़े थे, आपको याद है? वही द्रव्य की अवनष्टता का नियम। ये तो हम डाल्टन के परमाणुवाद में कहे हैं ना अभी थोड़ी देर पहले कि रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा न तत्व को उत्पन्न कर सकते हैं, या परमाणु का न उत्पन्न कर सकते हैं न नष्ट कर सकते हैं। ये बात ये भी सिद्ध करता है, ठीक है। लंबा चौड़ा कुछ अंदर पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा मैं इसका नहीं बोल सकता, लेकिन मेरा काम है, मेरे को आपको पढ़ाना है क्योंकि आपके कोर्स में है, ठीक है। मतलब एडिशनल ये चीजें रहती है जो चीज आपको जानना चाहिए। दूसरी बात, स्थिर संगठन का नियम। यहां पर भी आपने देखा है कि परमाणुएं आपस में जब अभिक्रिया करती हैं तो एक निश्चित अनुपात में होता है, तो हर एक यौगिक में उनके परमाणुओं का जो अनुपात होता है वो स्थिर रहता है। इसलिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है तो कार्बन 1-2 ऑक्सीजन परमाणु होंगे एक अणु में, तो उसमें स्थिरता आएगी हर बार। तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे कैसे भी बनाओ, कहीं से भी प्राप्त करो, वो कैसा रहेगा? CO2 ही रहेगा, यानी उसमें एक निश्चित अनुपात रहेगा। ये भी डाल्टन कहता है। तीसरी बात देखिए, गुणित अनुपात का नियम। एक से अधिक बार हमने पढ़ा था ना, अभी बोला था कि दो तत्व आपस में एक से अधिक अनुपात में भी संयोग कर सकते हैं, परंतु एक तत्व का निश्चित रहेगा और दूसरे का भिन्न भिन्न अनुपात रहेगा, जो कि गुणित अनुपात को सिद्ध करता है डाल्टन के परमाणुवाद। चलिए साहब, ये आ सकता है आपके एग्जाम में, परमाणुवाद की सीमाएं क्या है, ठीक है। परमाणुवाद की सीमाएं क्या है, वो वाला प्रश्न अलग अलग टुकड़े में आता है ना, कि द्रव्य के अवनष्टता के नियम के अनुसार डाल्टन के परमाणुवाद को समझाइए। ये छोटा सा क्वेश्चन हो सकता है, ये बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वहां पर इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया। यहां पर देखिए क्या है, इसके सीमाएं क्या है जरा समझेंगे, इसके लिमिटेशंस क्या है। तो लिखा है, अलग अलग तत्वों के परमाणु में भिन्नता का कारण नहीं समझा जा सकता है। इस सिद्धांत में ऐसा कुछ नहीं है जिसके आधार पर बता सकते हैं कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं। क्यों हो गई? मतलब देखो बेटा, आप बोले सर वो तो बहुत अच्छा कह दिया है, फिर हम क्यों उसकी बुराई गिरा रहे हैं? देखो बेटा, हम उसकी बुराई नहीं गिरा रहे हैं, बुराई नहीं होता, कोई भी चीज की बुराई नहीं गिरा। जैसे ये पेन मैंने आपको बना के दे दिया, ठीक है, और आपने यूज किया, अब मुझे दूसरा पेन बनाना है, तो मैं इसके कुछ कमियां निकालूंगा तब दूसरा बनाऊंगा तब चलेगा वो मार्केट में, है ना। जैसे आप बोलते हैं ना, एक मोबाइल फोन आया, अब दूसरे वाला जब हम कब लेंगे, जब पहले वाला मोबाइल जो है उसमें कुछ कमियां नजर आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, इसका मतलब है कि वो अपनी जगह पे सही है, पर अब उसमें कुछ एडवांस फीचर हम डालना चाहते हैं, है ना, उससे और बेहतर बनाना चाहते हैं, इसलिए ऐसा किया जाता है, ठीक। तो चलिए अब बात करते हैं यहां पे। तो दो अलग अलग परमाणु तत्वों के परमाणु अलग अलग होते हैं, इस बात को साबित करने के लिए इस नियम में कहीं पर नहीं है कि क्यों अलग अलग है वो। हम आज जानते हैं ना, दो अलग अलग परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं, हम जानते हैं आज के डेट में कि उसमें प्रोटॉनों की संख्या अलग होती है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या अलग होती है ना। जैसे सोडियम में परमाणु क्रमांक कितना है? 11, तो इसमें इलेक्ट्रॉन 11 है, प्रोटॉन 11 है, हमें पता ही बात। हाइड्रोजन अलग है इसके परमाणु, उसमें परमाणु क्रमांक 1, परमाणु भार 1, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बिल्कुल नहीं उसमें, हमें पता ही बात। तो आज जानते हैं ना बेटा, उस जमाने में तो नहीं जानते थे ना। तो यहां पर एक सवाल आता है कि दो अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग क्यों होते हैं, इस बात को डाल्टन ने सिद्ध नहीं किया। उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात हुए ही नहीं था उस समय में, वहां तक यहां तक पहुंचना बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। चलिए सब आगे बात कर। अब कब की बात है? 1800 की बात है। 1800 और 2000 के बीच में ना बेटा सिर्फ 200 साल का अंतर है ना। कितना अंतर है? 200 साल का अंतर है ना। मतलब दुनिया सिर्फ 200 साल पहले, ज्यादा मत सोचना, 200 साल मत सोचना, 200 साल नहीं हुआ, एकदम ज्यादा नहीं है वो, है ना। यहां तो लाखों साल पहले हम पैदा हुए हैं दुनिया में, यानी मैं नहीं, इंसान है ना।
लेकिन उस टाइम से भी आना चाहिए था ना, इंसान जब बन चुका था तो उस टाइम से होना चाहिए था। तो सोचो सिर्फ 200 साल पहले, छोड़ो ना, आप लोग तो जब मोबाइल आया तब पैदा हुए, है ना, आया तब पैदा हो गया ना, ठीक है, तो तुमको फर्क नहीं पड़ता इस चीज का, ठीक है। लेकिन यहीं पर आप सोचो, आपके पापा के पास सोचो, आप उस टाइम तो ठीक से साइकिल तक नहीं हुआ करता था, साइकिल भी थोड़ा सा मुश्किल से लोगों को मिलता था। लोगों के घर में उस समय गाड़ियां आना शुरू हुआ, बाइक, वो अलग अलग टाइप के नमूने भी गाड़ियां होती थी, ठीक है। फिर कार्स तो अभी आना शुरू हुआ लोगों के घरों में, ठीक है। मोबाइल जब आया तो लोग देखते थे ऐसे, अच्छा उस टाइम टेलीफोन हुआ करता पूरा वायर वाला, जैसे आजकल ऐसे फोन में बात करते करते निकल लेते हो ना कहीं पे। पहले ज़माना ये था कि वो जैसे ऐसे निकलने लगे ना, रुक रुक, अच्छा ठीक है, तेरे पास ही रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे, ऐसे लटकना पड़ता था उसमें, ठीक है नहीं। तो ये कहानी हुआ, जिसके घर में टेलीफोन हुआ करता था वो स्पेशल आदमी हुआ करता था, अरे इसके घर में फ़ोन है। और उसके लिए लफड़ा ये था कि पड़ोसी जो है ना, मुझे भैया नमस्कार, आदमी कितना डर बना रहा था मोबाइल फ़ोन वाले का कि सामने वाला मुझसे कॉलिंग के लिए फ़ोन ना मांगे बात करने के लिए, क्योंकि आपको पता है हर सेकंड उसमें पैसा जुड़ता था, 1 रुपया इतना महंगा हुआ करता था। अब तो बहुत सस्ती फ्री में आप बात करें, का खाए मैं आज, अरे उस टाइम क्या होता, अबे जल्दी बताओ, ऐसा होता। अब क्या होता है, कर ले, हम भी फ्री हैं, शायद आलू खाए होगे, नहीं, बरबट्टी खाए होगे, चिकन खाए होगे, वो तो हम लोग खाते ही नहीं है, अब चल, ये बात करने का है, आधा घंटा 1 घंटा होता है भाई। अब चेक कर लो अपने घर में, वो बात करे जिसकी जरूरत नहीं है। लेकिन उस जमाने में कैसा था, फोन में से पहले सोच लेते क्या बात करूंगा, हाँ, लिख ज्यादा हो तो लिख के रखे, हाँ, अबे तेरे बाबा मर गया, जा। अब पीसीओ लगा होता था कि रुपये भाई 5 रुपया, अब 5 रुपये मतलब आज के ज़माने 100 रुपये बराबर है बेटा, ठीक है, 100 रुपये के बराबर है, सीधी बात बोलूंगा, ठीक है। इतना प्रॉब्लम था उस टाइम पे, ठीक है। सोच लो, मैं बोलूं 20 गुना रियल में। आप जाके टमाटर लेके देखो, आप टमाटर 50 रुपया, मुनगा 100 रुपये किलो। मैं तो जाता नहीं, एक दिन गया मैं, दंग, इतने महंगे हम लोग खाते हैं। दाल क्या 20 रुपये किलो मिलता था एक ज़माने में, अब 150-200 रुपये किलो शायद, मुझे नहीं पता। हम लोग ऐसे रहता है, ऐसे डालो बिल कितना हुआ तो पता नहीं चलता। लेकिन जब ये सोचते हैं ना कि कितने का है, नहीं खाएं क्या, वापस चलें क्या, ऐसा बोल सकते हैं। देखिए तो हम लोग देखते नहीं, इसलिए 1 किलो डाल दे, आधा किलो डाल दे, कितना हुआ दे दी, क्योंकि टेंशन नहीं लेने का। टेंशन लेगो तो जिंदगी नहीं चलता, नहीं। और टेंशन कब लेते हैं, जब जेब खाली है ना, ये 1 ठो भांटा दोगे क्या, आधा काट के। तो सामने वाला बोलता है ये भैया ये कौन देता है यार आधा काट के भांटा, नहीं मेरे को ना, मेरे पास पैसा कम है, मैं पैसा नहीं ले पाऊंगा। तो अब एक जमाना वो भी आएगा, पहले भाजी ऐसे देते थे, एलो इतना 5 रुपये का हो गया, 2 रुपये का हो गया, 1 रुपये, अब ऐसे देते हैं, 1 पत्ता, ठीक है ना, तौल के देते हैं ना। तो जमाना चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने नहीं देखा जमाना चेंज होते हुए। वो कितने के अंदर, मेरे उम्र 50 साल है ना, इस 50 साल के अंदर इतनी चेंजेस हुए हैं ना बेटा, हद से ज्यादा, ठीक। लेकिन ये कम है, जिस तरह से दूसरी दुनिया तरक्की की है ना, उसके तुलना में हमारी दुनिया बहुत कम है। अच्छा, अब जो उतई पतोरा में जैसे सड़कें देखते हैं बड़ी आशा ऐसे, बाहर जाएंगे तो सड़कें ही सड़कें दिखते हैं, जाए किधर। और दूसरी बात, गलती से आगे निकल गए, इधर से मुड़ने की जगह ऐसे निकल गए थोड़ा सा, तो गाड़ी ऐसे नहीं होती ना, वो पता है बात। हम लोग उस दिन मुंबई गए थे, तो बस वो इंडिकेशन मतलब नेट थोड़ा सा ऑफ हुआ, तो क्या हुआ, हमको यहाँ मुड़ना था, वो देख नहीं पाए, थोड़ी देर में फिर नेट चालू हो गया, यार उल्टा हो गया, बैक करो बोल रहे हैं। तो हमने देखा कि कितना दूर गए, बस 50 मीटर होगा, अब कोई रास्ता नहीं है ना पीछे होने का। तो फिर यूं जाके यूं करके आते समय 5 किलोमीटर, कितने के लिए, 50 मीटर के लिए हमें 5 किलोमीटर से ज्यादा हमको रन करना पड़ा। बात समझ आ रही है, एक सड़क
फिर यूं जाती है, फिर दूसरी सड़क यूं आती है, फिर ऐसे ऐसे, जानते हो ना, इसको होते फ्लाई ओवर। तो ये चीज है, तो मैं क्या कह रहा हूं समझ रहे हो, ये जो परिवर्तन आया ना बेटा, क्यों आया पता है, इन्हीं लोगों की वजह से आया था। अगर ये परमाणु नहीं बताता तो रेडियो नहीं बनता, टीवी नहीं बनता, मोबाइल नहीं बनता, समझ रहे हो, इन्हीं का कमाल था। यानी कि हम परमाणु के लेवल पे झांके। अगर हम परमाणु की नहीं तो बात करते तो हम सीधे सामान्य टूल्स जानते हैं ना, हल चलाना, कुल्हाड़ी बनाना, यही हमारा टूल्स हुआ करता था। आज हमारा टूल्स क्या है, मोबाइल, कंप्यूटर। कंप्यूटर में सारी दुनिया बना लेते हैं और फिर उसके बाद फटाफट वो बन भी जाती है मशीनों में, ठीक है। तो कुछ समझ में आई बातें। तो ये पूरा खेल इन्हीं का है हमारा, इसलिए समझो कि ये फालतू नहीं है। 200 साल के अंदर जो इन्होंने जो रचा दुनिया, वहां तक घुसे वो परमाणु के लेवल पे, तब जाकर के हम बहुत कुछ कर पाए, समझ रहे हो। एक जमाने में बिजली जो है ना, खास टाइम पे आती थी, खास टाइम पे जाती थी, लगभग टाइम बंद रहता था, कभी आती थी तो बड़ा दिल खुश हो जाता था। लेकिन कब हमको रात में बिजली एक ठो बल्ब जलाने के लिए चाहिए था, दिया की जगह, फिर बाद में जगह पड़ी पंखे की, फिर बाद में कूलर की, फिर आप एसी की, सही है ना। और जब एसी की बात हो गई ना, तो लाइट गोल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एसी जहां बंद हुआ वह पे आपकी आदत बन गई है, व्याकुल, समझ रहे हो। एक समय आएगा जब हम अपनी बिजली खुद बनाएंगे। अभी रुको, अभी समय है थोड़ा सा, ठीक, आगे चले, है ना। हाँ, तुम लोग 50 के आगे दुनिया बहुत अलग हो जाएगा और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब इसको मैं विकास के तौर पे देखूं तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। चलो आगे बात करें बेटा। दूसरी बात क्या बोल रहे थे, अलग अलग तत्वों के परमाणु का आपस में संयोग कर यौगिक के अणु बनाना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं होता है। यौगिक का अणु बनाना परमाणुवाद से स्पष्ट नहीं होता, यानी कि ये बात बोला तो गया है ना, परमाणु में आपस मिलकर यौगिक बनाती है, बोला है ना। लेकिन क्यों बना रही है भाई यौगिक, ये सिद्धांत जवाब नहीं दे रहा है, ठीक है। कोई समझ में आ रही है, सीमाएं समझ में आ रही है। यहां पर मैं आपसे इतना क्यों बात कर रहा हूं, इधर उधर की क्यों बात कर रहा हूं, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं खेल नहीं बता रहा हूं, आपको इसके साथ रिलेट कर रहा हूं लाइफ को, ठीक है, समझ रहे हो। फिर बात होता है यहां पे, किसी अणु में परमाणुओं को बांधकर रखने वाले बलों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। भाई ठीक है, दो परमाणु कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिया, चलो ठीक है। तो ये कार्बन और ऑक्सीजन एक दूसरे को कैसे बांध के रखा है, एक दूसरे जोड़ा भी कैसे है, वो भी हम साइंस के अगले, क्योंकि परमाणु को अब समझना होगा हमें। मतलब ये हो गया, जो परमाणु के बारे में जितनी जानकारी अभी मिली थी डाल्टन के नियम से, उसके अंदर भी हमें बहुत कुछ जानना होगा, ये कह रहा है, ठीक। आगे चले। गैलोसैक के गैस देखो, गैलोसैक के नियम का स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता है। गैलोसैक का कल नियम देखे थे, आपको याद है। गैलोसैक का नियम क्या कहता है कि अगर कोई दो तत्व, दो गैसें आपस में संयोग करके यौगिक बनाती हैं और वो सभी गैस हैं, तो उनमें एक सरलनुपात होता है उनके आयतनों में। ऐसा कैसे हो जाएगा यार, ये बात यहां पर भी नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसका स्पष्टीकरण ये भी नहीं दे पाता है। चलिए साहब, यह सिद्धांत अणु तथा परमाणु के बीच अंतर स्पष्ट नहीं कर पाता है। तो सीमाएं क्लियर हो गई। तो इन चीजों को आप अपने हिसाब से एक बार बढ़िया दिल लगा के पढ़िए, याद रखिए, जो जो पॉइंट्स को आपको याद रखने, पॉइंट्स को हेडिंग करिए और उसको लिखिएगा, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे। आधुनिक परमाणुवाद क्या कहता है, अब डाल्टन ने दिया। अब डाल्टन के बाद हमने जब अपना खोज करना शुरू किया तभी तो पता चला, उसकी सीमाएं को खत्म करना जरूरी है ना। तो ये क्या कहता है जरा देखिएगा। पहली बात ये लिखे, देखो क्या है, 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक अर्थात लगभग 100 सालों तक डाल्टन का परमाणुवाद मान्य था। इसको किसी ने क्या बोला, चुनौती नहीं दे पाया, मतलब इससे बेहतर क्या हो सकता है नहीं बता पाया। इनकी जो कमियां थी ना, उनको क्यों ऐसा है, इन्होंने मतलब उस टाइम वैज्ञानिकों ने इसमें कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाया। इसलिए डाल्टन का परमाणुवाद हमारे लिए बहुत मायने रखता है, ठीक है। चलिए साहब आगे बात करते हैं। यहां पे यहीं पर देखिए, थॉमसन, बोर, रदरफोर्ड, आप जानते हो सबके बारे में कुछ न कुछ तो जानते हो, नाम सुने होंगे, है ना। जैसे रदरफोर्ड ने परमाणु का नाभिक के बारे में बात किया, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज किया, तो ये सब उसके बाद आया। जब ये बात हुई कि इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन की खोज हो गई, नाभिक की खोज हो गई परमाणु में, तब एहसास हुआ कि परमाणु कुछ ऐसा होगा स्पेशली। तो यहीं पर उसका नाम लिखा है। थॉमसन, बोर तथा रदरफोर्ड द्वारा दिए गए परमाणु मॉडल के अनुसार आधुनिक परमाणुवाद के मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं। मैं इसके आधुनिक परमाणुवाद क्या है बताता हूं आपको। चलिए, सबसे पहली बात यह है,
परमाणु और भी अधिक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। उस टाइम क्या कहा था उसने कि परमाणु जो होता है अविभाज्य है, यानी कि और भी छोटे कणों से नहीं बना हुआ है, वो बोला था ना उसने। लेकिन आज हमें पता है कि परमाणु विखंडनीय है, परमाणु और भी छोटे कणों से बना होता है, और उन कणों को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर भी रासायनिक क्रियाओं के लिए अब भी सबसे छोटी इकाई होती है परमाणु। मतलब रासायनिक अभिक्रिया के लिए क्या जरूरी, यानी डाल्टन का परमाणुवाद यहां पर सक्सेस है कि भले ही हर एक परमाणु इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से बना होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की वजह से या इलेक्ट्रॉन की वजह से रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया परमाणु के लेवल पे ही होता है, ठीक है, परमाणु के लेवल पे होता है। चलो ठीक, क्लियर हो गई। अतः छोटे परमाणु, अब क्या लिखा है, अतः छोटे परमाणु अब अविभाज्य रहा। मतलब ये कहा गया है अविभाज्य नहीं है, कोई भी परमाणु के बारे में बात करें तो वो अविभाज्य नहीं है, वो विभाजित मान सकते हैं, लेकिन रासायनिक क्रिया के द्वारा अविभाज्य ही रहेगा। ये लाइन लिखा है नीचे लास्ट में, ठीक है। चलिए, हो गया, ये कुछ लाइनें हैं, बस इतना ही याद रखिएगा। फिर दूसरी बात करता हूं, किसी एक तत्व के समस्त परमाणु एक समान हो तथा आवश्यक नहीं, क्या लिखे, किसी एक तत्व के परमाणु एक समान हो आवश्यक नहीं, क्योंकि समस्थानिक की खोज हो चुकी है। कार्बन के बारे में पता है, कार्बन 12 और कार्बन 14, मूल से 2 अक्षर होते हैं, बाकी 13 वाला भी होता है, लेकिन कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों के बारे में आप जानते हैं। ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों में अंतर है, देख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान में। तो इन्होंने कहा है कि अब हमारे खोज ये बताता है कि एक ही तत्व के परमाणु, हर एक परमाणु एक जैसा नहीं होगा, कुछ तो अंतर होगा। इस तरह से हमारे पास ये समस्थानिक की खोज हुई है, ठीक है। तो इस बात को भी थोड़ा सा झुटला दिया गया। आज हम कहते हैं कि समस्थानिक भी होते हैं, जिसको आइसोटोप्स कहते हैं। चलिए साहब, आगे बात करता हूं मैं। समभारिक, ऐसा भी होता है कि कुछ समभारिक, यानी 2, जैसे मैं यहां पर कार्बन 14 और नाइट्रोजन 14, ये समभारिक है, परमाणु भार दोनों का बराबर है। तो ऐसा भी होता है कि 2 अलग अलग तत्वों के परमाणु भार समान भी हो सकते हैं। तो ये था आधुनिक साइंस परमाणुवाद का। तो अब देख लीजिए बेटा, मैंने जितनी चीजें मैंने आपको बताया उसमें एक और पॉइंट बता देता हूं। कई जटिल यौगिकों में यह आवश्यक नहीं कि अवयवी तत्व एक सरल अनुपात में ही हो। जैसे यहां पर देखो सरल अनुपात नहीं दिखता है सुक्रोज में, C12H22O11 में सरल अनुपात नहीं दिखाई देती। इनके बीच में क्या सरलतम अनुपात दिखेगा, है ना। भले यहां पर लिखा है, यहां पर देखिए 11 11 दूनी, और यहां पर तो नहीं लिखा है ना। तो 1 पॉइंट कुछ आएगा इसमें अगर हम सरलतम अनुपात में लें तो ये भी हमें देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है, इसके बारे में भी हम अब आधुनिक साइंस में जान चुके हैं। तो बेटा सबसे बड़ी चीज़ है, आपके एग्जाम में हमेशा याद रखना, 11 में जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इजी पॉइंट को ही पूछा जाता है, अक्सर सरल चीज़ों को पूछा जाता है आपको। अक्सर हर क्वेश्चन बहुत सरल होते हैं, पर सवाल ये है कि हमें क्या उनको जानना है, नहीं जानना है। बोले सर ये सब जानने से क्या मतलब जब एग्जाम में नहीं आएगा। बेटा आप आगे का प्रोग्रेस आपका अवरुद्ध हो जाएगा, रुक जाएगा। इसलिए इन सारी चीज़ों को जानना ज़रूरी होता है। पूरी मेहनत, देखो मैं आपके एग्जाम के लिए तैयार करूंगा एग्जाम से 2 महीने पहले से, 2-2.5 महीने पहले से, ठीक है। लेकिन उससे पहले क्या करूंगा, मैं पूरी वो नॉलेज दूंगा जिसकी ज़रूरत आप इस 11th ने कहा है कि मेरी जिम्मेदारी है और 11th की जिम्मेदारी है कि आपको कुछ नॉलेज दें। तो 11th की जो कॉन्सेप्ट है कि आपको पूरा दिया जाए तो वो आपको पूरा मिलेगा। ओके, तो ये सब आप कर लोगे, थ्योरी है, लिखना बस तो है, आप तुमको कुछ नहीं करना है, लेकिन लिखते समय ध्यान लगाना। कोई लाइन अगर न समझ में आए तो बताएं। मैं यहाँ पर कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहा था, 1 मिनट इसको हटा देता हूँ जब तक। संयुक्त परमाणु नामक कोई चीज नहीं होती है, यानी परमाणु का एक गुच्छा नाम के कोई चीज नहीं होता है संयुक्त परमाणु, ठीक है। बल्कि परमाणुओं के संयोग से बने यौगिक का सबसे छोटा कण अणु कहलाता है। उस टाइम पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स परमाणु कहा था अणु को, यानी संयुक्त परमाणु कहा था। किसने? डाल्टन ने। उस शब्द को आज हम कहते हैं अणु या मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक। आधुनिक परमाणुवाद हमारा हो चुका है, उसके कुछ और पॉइंट्स हैं, तो ये बेटा से पढ़ने का है, आपकी मर्जी से पढ़ना चाहो तो मैं बता दूं कि एक बार और आगे। नाभिकीय क्रियाओं के के अध्ययन से पता चलता है कि अब किसी एक तत्व के परमाणु से दूसरे तत्व के परमाणु में परिवर्तन किया जा सकता है।
उस जमाने में क्या कहते थे कि एक तत्व का परमाणु को दूसरे परमाणु में परिवर्तित नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसका परमाणु अलग होता है, वो तो टूटता नहीं है, बिखरता नहीं है, तो कैसे हो सकता है? आज हम ये जानते हैं कि परमाणु मूल इकाई नहीं होती। मूल इकाई क्या होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में परिवर्तन करके उस तत्व को दूसरे तत्व में भी परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि तत्वांतरण होता है। फिर बात करते हैं, परमाणु अविनाशी है। और अब यह बात पता चलता है कि परमाणु, क्या लिखा है, अब नहीं कहा जा सकता कि परमाणु अविनाशी है, क्योंकि E = mc² से यह पता चलता है कि जो आपने देखा था उस जमाने, ये परमाणु बम के बारे में तो सोचिए, जानते हो, या नाभिकीय रिएक्टर के बारे में जानते हो, वहां पे नाभिकीय विखंडन होता है, एक परमाणु ही टूट जाती है। इसके समय कुछ ऊर्जा, कुछ जो द्रव्यमान है वो खर्च हो जाता है, ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो ये जो है इस फॉर्मूले के आधार पर, यानी कि आइंस्टाइन के नियमों के अनुसार होता है। तो ये बात अब जान लो, अब क्या क्या पढ़ना है आपको, ठीक है? ये तो याद है आपको, मैं दिखा क्यों रहा, समझ में आ रहा है? ये याद रखना ही है, कभी गलती से नहीं भूलना, ठीक? तो अब ये तो हो बेटा आज की क्लास पूरी तरह थ्योरी है ना। साइंस यहीं से जन्म लिया, आपको समझ में आ गया होगा केमिस्ट्री का, है ना। आप केमिस्ट्री पहले जन्म दे चुके हो, अलग बात है, लेकिन ये अब यहीं से स्टार्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक? तो हमने वो सब पढ़े हैं ना, तो ये सब समझना, हम जब बात करते हैं तो बात आपको समझ में आने लगती है, अन्यथा ये बात समझ में नहीं आती है। इसलिए हमने थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर के इस पॉइंट को आज लिया, ठीक? अगला टॉपिक अब फिर से न्यूमेरिकल और खेल वाला होगा, मजा होगा, ठीक? अभी तक तो जो था, लेकिन अब मजेदार फिर से आएगा। तो आज थ्योरी था, नेक्स्ट क्लास यानी कि कल ना, आज कौन सा दिन है? थर्सडे, ठीक है। तो आज की बातें यहीं पे समाप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू। अटेंडेंस ले लें, अटेंडेंस बहुत दिन से नहीं हुआ है, ले लें, चलिए ठीक है।